बीए फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों का मनोविज्ञान के वीडियो लेक्चर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, यूनिट 1 में से हम एक्सपेरिमेंटल मेथड का आज अध्ययन करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मनोविज्ञान के जो विधियां हैं या साइकोलॉजी के मेथड्स जो हैं उनका अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने अंतर्निरीक्षण विधि या इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड या प्रेक्षण विधि का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में प्रयोगात्मक और एक्सपेरिमेंटल मेथड का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान विषय के अध्ययन की एक वैज्ञानिक विधि है। इसी के द्वारा मनोविज्ञान जो है वह वैज्ञानिक या साइंटिफिक कहलाता है। अध्ययन की इस विधि में विज्ञान की सभी विशेषताएं, जैसा कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि विज्ञान की कुछ विशेषताएं होती है जो कि क्रमबद्धता, व्यवस्था, विश्लेषण, प्रेक्षण, निरीक्षण एवं नियंत्रण होता है, वह सभी विशेषताएं इसमें व्याप्त होती है। मनोविज्ञान का विज्ञान होने का दावा इसमें होने वाले वैज्ञानिक प्रयोगों के कारण ही मजबूत हो पाया है। हमने मनोविज्ञान को विज्ञान इसलिए कहा क्योंकि मनोविज्ञान में वे सभी विशेषताएं हैं जो एक विज्ञान में होती है, और मनोविज्ञान में जो प्रयोग किए जाते हैं वो मनोवैज्ञानिक विधियों या एक्सपेरिमेंटल मेथड्स द्वारा किए जाते हैं। इसलिए हम मनोविज्ञान को वैज्ञानिक विज्ञान का दर्जा देते हैं। सामान्य रूप में किसी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया का किसी नियंत्रित दशा में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रेक्षण करना ही प्रयोग कहलाता है। विद्यार्थियों, अगर हम सामान्यतः बात करें तो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है? एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वह व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का, जो मनोविज्ञान का विषय वस्तु है, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस, इसका नियंत्रित दशा में, कंट्रोल कंडीशन में, हमने जब ऑब्जर्वेशन जो मेथड पढ़ा था, प्रेक्षण मेथड जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो कंडीशंस होती हैं वह नियंत्रित नहीं होती। हम एक विशेष परिस्थिति में जाकर, जहाँ पर एक्सपेरिमेंटर का नियंत्रण नहीं होता, वहाँ जाकर हम ऑब्जर्वेशन या अवलोकन करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो कंडीशंस होती हैं, जो दशाएं होती हैं, वह नियंत्रित होती हैं, और नियंत्रित इस प्रकार होती है कि यहाँ पर जो भी प्रयोग किए जाते हैं वो लेबोरेटरी में किए जाते हैं। तो किसी नियंत्रित दशा में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रेक्षण, एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इसमें भी ऑब्जर्वेशन होता है, प्रेक्षण होता है, परंतु कंट्रोल्ड और सिस्टमैटिक तरीके से जो प्रेक्षण होता है या अवलोकन होता है उसे ही हम प्रयोग कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है इसके कुछ स्टेप्स हैं या इसके 5 अंग हैं, और इन 5 अंगों से ही एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वह डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें पहला है एक्सपेरिमेंटर या प्रयोगकर्ता। एक्सपेरिमेंटर, MENTER, एक्सपेरिमेंटल नहीं, एक्सपेरिमेंटर या प्रयोगकर्ता। प्रयोग करने वाला व्यक्ति प्रयोगकर्ता कहा जाता है। जो व्यक्ति प्रयोग करेगा उसे हम एक्सपेरिमेंटर कहते हैं। नेक्स्ट जो अंग है वह है प्रयोज्य या सब्जेक्ट। जिस जीव पर, जीव में मनुष्य एवं पशु दोनों आते हैं, तो जिस जीव पर प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रयोज्य कहते हैं।
तो सब्जेक्ट कौन होता है? जिस पर प्रयोग या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तीसरा स्टेप है प्रयोगशाला। अब ये जो प्रयोग हम सब्जेक्ट पे करने जा रहे हैं वो किस पे, वो कहाँ करेंगे? एक नियंत्रित परिस्थिति में। और नियंत्रित परिस्थिति क्या है? प्रयोगशाला। तो मनोवैज्ञानिक जो प्रयोग होते हैं वह सामान्यतः प्रयोगशाला में किए जाते हैं, क्योंकि प्रयोग में परिस्थितियों को नियंत्रित करना होता है। और परिस्थितियां जो अगर हम नियंत्रित करना चाहते हैं तो वह प्रयोगशाला में ही संभव है। और परिस्थितियों का नियंत्रण करने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा प्रयोग करना है जिसमें जो बाहर की साउंड या आवाज़ें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, तो हम लैब में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि साउंड प्रूफ जो रूम है वह बनाएंगे जिससे कि बाहर की कोई भी आवाज़ अंदर ना आ सके। नेक्स्ट स्टेप जो है वह है एपराटस या उपकरण। मनोवैज्ञानिक प्रयोग में व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कुछ उपकरणों, इंस्ट्रूमेंट या एपराटस का प्रयोग किया जाता है। और इनमें से जो प्रमुख एक्सपेरिमेंट करने के लिए एपराटस हैं वह है मेमोरी ड्रम, स्टॉपवॉच, टेचिस्टोस्कोप आदि। ये सभी आपको जब प्रयोग करवाए जाएंगे उसमें इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसका जो अंग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है चर। विद्यार्थियों, जो भी प्रयोग किया जाता है वह प्रयोग चरों के मैनिपुलेशन के लिए या चरों में जोड़ तोड़ करके उसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन देखने के लिए, कारण एवं प्रभाव का, कॉज इफेक्ट का रिलेशन जानने के लिए किया जाता है। तो चर क्या होते हैं विद्यार्थियों? चर मनोवैज्ञानिक प्रयोग के सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। चर वह वस्तु या व्यक्ति का एक ऐसा गुण या विशेषता होती है जिसे मापा जा सकता है। किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का वह गुण, वह कैरेक्टरिस्टिक विच कैन बी मेजर्ड, जिसे कि आप माप सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है उसकी बुद्धि को मनोवैज्ञानिक प्रयोग द्वारा मापा जा सकता है। और रोशनी का स्तर, कि रोशनी तेज है, ज़्यादा है या मध्यम है, तो रोशनी का जो स्तर होता है वह मापा जा सकता है। किसी व्यक्ति की आयु भी मापी जा सकती है। तो ये सारी जो है क्वालिटीज़ या विशेषताएं ऐसी है जिन्हें मापा जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु का वह गुण या वह विशेषता जो मापा जा सकता है उसे हम चर कहते हैं। चर को हम साधारण भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि चर जो है वह परिवर्तीय है, जो कि बदलता रहता है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि जिसे आप माप सकते हैं, तो बुद्धि या आयु उसे माप भी सकते हैं और इसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। विद्यार्थियों, चर जो हैं वह 3 प्रकार के होते हैं: इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल। आश्रित चर, स्वतंत्र चर एवं मध्यवर्ती चर। स्वतंत्र चर वैसे चरों को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ या मैनिपुलेशन करके उसका प्रभाव अन्य चर पर देखता है। जोड़ तोड़ करने का यहाँ तात्पर्य ये हुआ कि ऐसे चर जिनमें हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप परफॉर्मेंस का इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं व्यक्ति के पुरस्कार पर, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति को पुरस्कार देते हैं, पुरस्कार या रिवॉर्ड देते हैं, वो रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे किसी बच्चे को
टॉफ़ी देना, और यदि आप टॉफ़ी देते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो पुरस्कार है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पुरस्कार आप एक टॉफ़ी भी दे सकते हैं, 2 टॉफ़ी भी दे सकते हैं, 3 टॉफ़ी भी दे सकते हैं। तो यहाँ आपने क्या किया, पुरस्कार में जो है वो जोड़ तोड़ किया, मैनिपुलेशन किया। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, चॉकलेट या टॉफ़ी होगी, और जिसका इफ़ेक्ट आप देखना चाह रहे हैं वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिस पर देखने चाह रहे हैं, किस पर देखना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस पर, कि वह कितना अच्छा परफॉर्म करता है, तो वह क्या होगा, आश्रित चर। तो आश्रित चर वे चर होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर पर आश्रित रहते हैं, और जो आश्रित चर होते हैं उन पर स्वतंत्र चर के जोड़ तोड़ का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर आप बच्चे को एक टॉफ़ी देंगे और उसे कहेंगे कि वह 2 लाइनें लिखे, तो वो 2 लाइन ही लिखेगा, और यदि आप चाहते हैं कि वो 4-5 लाइनें लिखे तो आप क्या करेंगे, उसे कहेंगे कि मैं 2 टॉफ़ी दूंगा तो आप ज़्यादा लाइनें लिखिए। तो यहाँ पर जो आप पुरस्कार दे रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर आप उसे कम ज़्यादा कर रहे हैं तो यहाँ परफॉर्मेंस पर भी फ़र्क पड़ रहा है। और परफॉर्मेंस यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर, जो किस पर आधारित है या किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर आश्रित है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। नेक्स्ट जो चर आता है वह है मध्यवर्ती चर या इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो मध्यवर्ती चर या इंटरवीनिंग वेरिएबल उनको कहा जाता है जो स्वतंत्र चर एवं आश्रित चर के बीच में आते हैं और स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के संबंध को प्रभावित करते हैं। ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर के संबंध को प्रभावित करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया प्रयोज्य की आयु, वातावरण आदि। जैसे कि यदि अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया कि हम पुरस्कार का इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं उसकी बच्चे की परफॉर्मेंस पर, तो पुरस्कार जो आप दे रहे हैं कि वह कुछ लाइनें लिखे, तो अगर आपने जिस कंट्रोल कंडीशन में आप एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं वहाँ पर रोशनी का स्तर कम होगा, तो रोशनी जो है वह इंटरवीनिंग वेरिएबल जो है बन जाएगी। और इंटरवीनिंग वेरिएबल वो इसलिए होगी क्योंकि रोशनी के कम होने पर जो प्रयोज्य है उसकी परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसे ठीक ढंग से अगर दिखाई नहीं देगा तो वह ठीक ढंग से लिख नहीं पाएगा। तो यहाँ पर रोशनी का स्तर जो है वह इंटरवीनिंग वेरिएबल है, क्योंकि यह स्वतंत्र चर और आश्रित चर के संबंध को प्रभावित करता है और इसकी वजह से जो परिणाम आते हैं वह इफ़ेक्ट हो जाते हैं। विद्यार्थियों, प्रायोगिक अध्ययन या प्रायोगिक अध्ययन विधि के कुछ गुण भी हैं और कुछ दोष भी है। प्रायोगिक विधि के जो गुण हैं वह इस प्रकार हैं। प्रायोगिक अध्ययन विधि में प्रयोगकर्ता का अध्ययन परिस्थिति पर काफ़ी हद तक नियंत्रण रहता है, जिससे प्राप्त परिणामों की विश्वसनीयता एवं वैधता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो परिणाम आते हैं वह काफ़ी विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि सारी जो परिस्थितियाँ हैं वह एक्सपेरिमेंटर के नियंत्रण में या कंट्रोल में रहती है। प्रायोगिक अध्ययन विधि में स्वतंत्र चर एवं परतंत्र चर का वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग किए जाने के कारण तथा बाह्य चरों के प्रभाव को नियंत्रित किए जाने के कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना पाना अत्यंत सरल होता है। विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में कॉज इफ़ेक्ट रिलेशन को स्टडी करने के लिए कई तरीके के नियंत्रण किए जाते हैं और चरों का प्रयोग किया जाता है। और चूंकि इनमें चरों का प्रयोग होता है इसलिए यह वैज्ञानिक ढंग से काफ़ी नियंत्रित होते हैं। तो यहाँ पर कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना काफ़ी सरल होता है। प्रायोगिक अध्ययन विधि में नियंत्रण का गुण पाए जाने के कारण परिणामों की आंतरिक वैधता में वृद्धि होती है।
यहाँ पर हमने यह भी देखा कि चूँकि इस विधि में नियंत्रण का गुण होता है, इसलिए जो परिणाम होते हैं उनकी वैधता में वृद्धि होती है, उनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो वैलिड होते हैं। अध्ययन को दूसरे अनुसंधानकर्ता द्वारा पुनः दोहराए जाने पर पूर्व में प्राप्त परिणामों को प्राप्त करने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है, जिसे अध्ययन विश्वसनीय माना जाता है। इस विधि द्वारा जो भी प्रयोग किए जाते हैं उनसे प्राप्त परिणामों को वापस यदि एक्सपेरिमेंट किया जाता है या रिसर्च की जाती है तो पुनः परिणामों को प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है, जिससे इसकी विश्वसनीयता या जो रिलायबिलिटी है वह अधिक होती है। प्रायोगिक अध्ययन विधि के कुछ दोष भी हैं। इसका पहला दोष है कि प्रायोगिक अध्ययन विधि में हमेशा परिस्थितियों को नियंत्रण कर पाना संभव नहीं होता है, इसलिए जो प्रयोग है वह सीमित रह जाता है। कई प्रयोग ऐसे होते हैं जहाँ पर नियंत्रित परिस्थितियों को क्रिएट कर पाना संभव नहीं होता, तो उस परिस्थिति में जो प्रयोग होते हैं वह लिमिटेड हो जाते हैं। प्रायोगिक अध्ययन विधि द्वारा जो परिस्थितियां हैं जिसे हम नियंत्रित कर रहे हैं वे कई बार अत्यधिक नियंत्रित हो जाती हैं, और ऐसी अवस्था में जो प्रयोज्य होता है उसका व्यवहार जो होता है वह स्वाभाविक नहीं रह पाता, तो इसकी जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है या बाह्य वैधता जो है उसमें कमी आ जाती है। जब प्रयोज्य या सब्जेक्ट को यह पता चलता है कि उस पर एक्सपेरिमेंट या प्रयोग होने वाला है और वह लैबोरेटरी में जब यह प्रयोग करता है तो कई बार वह स्वाभाविक या नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, तो यह इसकी एक लिमिटेशन है। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।